ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया 115वें मन की बात संबोधन पर। आज हम उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर, आत्मनिर्भरता, डिजिटल सुरक्षा और फिटनेस जैसे विषयों को और मजबूत बनाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का ये संवाद आपको नए विचारों से प्रेरित करेगा और भारत की विविधता में एकता को और गहराई से समझने का अवसर देगा। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक टंडन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक टंडन जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम की जो शुरुआत करी, वो उलीहाटू उनके दौरे पे जब वो गए भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती देश मना रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये मन की बात का जो संवाद है प्रधानमंत्री का देश की जनता के साथ, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो हम समझते हैं आज हम अक्टूबर 2024 में हैं। और इस संवाद में ये बात बहुत रोचक है कि इसे 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। इसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियन, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी ऐसी कई भाषाएं हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और विशेष तौर से जब हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भी आज जब अपनी मन की बात का 115वां एपिसोड शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पलों को वो याद कर रहे हैं। और जब वो इन पलों को याद करते हैं तो उन्होंने कहा कि उसमें सबसे विशेष बात जो उनको आज तक उनके जीवन पर जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वो थी जब वो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गए थे, जिसकी चर्चा आपने की। और वो जो उनको मौका मिला था, वो उसके लिए उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। और इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि अब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है, और सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती का वर्ष शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर से, और इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म दिवस का वर्ष शुरू होगा। तो इन दो महानायकों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हर युग में कुछ चुनौतियों का सामना किया है। आज मन की बात में मैं ऐसे दो महानायकों की चर्चा करूंगा जिनमें साहस और दूरदर्शिता थी। तो ये जो एक आज श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में शुरू में ही ये दो महान पुरुषों को दी। हालांकि इन दो महापुरुषों के सामने चुनौतियां अलग अलग थी, लेकिन उनका विजन एक ही था, वो था देश की एकता। तो इसलिए इस पल को उन्होंने विशेष तौर से आज बात की, और उन्होंने बताया, जैसे आपने भी कहा, कि उनकी जन्मस्थली झारखंड के इलुहातू गांव में वो गए थे। और ये भी उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने बताया आज कि भारतीय आदर्शों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए कैसे देखते हैं आप? इसकी चर्चा प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात के एपिसोड में करते रहे हैं, और उनका एक और विषय जिस पर हमेशा से बहुत ही बात रही है वो था आत्मनिर्भर भारत। तो उन्होंने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वो एक जन अभियान बन रहा है, और हम हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप MACE का उद्घाटन किया है। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये एक जो उपलब्धि जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से आगे जोर दिया, वो मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत का जो हुनर है वो विदेशी प्रोडक्शन का अहम हिस्सा बन रहा है। अभी की कोई भी चीज हो, या जिसमें हम जैसे स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफार्मर्स हो, इन दोनों फिल्मों में हरिनारायण राजीव का उन्होंने विशेष तौर से नाम लेकर कहा, ये लोग जो एनिमेशन में काम कर रहे हैं का बहुत असर हो रहा है। आज हमारे युवा ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं एनिमेशन में कि जिनसे भारतीय संस्कृति की झलक होती है, और उन्हें पूरी दुनिया देख रही है। तो जो एनिमेशन की बात की उन्होंने इसलिए भी कहा कि एनिमेशन सेक्टर
आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जो दूसरी इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों में VR टूरिज्म के जरिए आप वर्चुअल टूर करके अजंता की गुफा देख सकते हैं, वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं। इस तरह से इस सेक्टर में आज गेम डेवलपर, स्टोरी टेलर, वॉइस वॉक ओवर कलाकारों की भी मांग बढ़ रही है। तो ये जो क्रिएटिविटी जो है वो युवाओं को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी क्रिएटिविटी को और विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आप ही के कंप्यूटर से निकले, तो अगला फेमस गेम आपका बनाया हुआ हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जा रहा है और हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प कर चुके हैं। तो इस तरह की उन्होंने जितनी बात की आत्मनिर्भरता पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारा पैशन बन गया। तो आत्मनिर्भर भारत को हर सेक्टर में जो कमाल कर रहा है, एक समय में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा उत्पादक बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान जिस प्रकार से जन आंदोलन बना है, जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, तो ये आज उन्होंने इस बारे में विशेष तौर से कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते आप अपने आसपास जो नया इनोवेशन देखें उसको #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ शेयर कीजिए। वोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ भारत में अब त्योहारों में खरीदारी की जा रही है, तो मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया बन गया है। और त्योहारों के लिए तो उन्होंने विशेष तौर से कहा कि हम कोशिश करें कि भारत में बने हुए उत्पाद ही हम खरीदें। आज के संबोधन में उन्होंने डिजिटल सुरक्षा और संरक्षण पर खासा जोर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग लगातार इतने वर्षों से मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो एक विशेष बात की वो जनता को आज सबसे बड़ी जो समस्या के तौर पर खड़ा हो रहा है और हर रोज परेशानियां आ रही हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि उनको बहुत लोगों से इसके संदेश मिल रहे हैं कि ये जो समस्या आ रही है डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे समाज के दुश्मन हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम तो कर रही हैं, लेकिन इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन की भी स्थापना की गई है। लेकिन इसके लिए उन्होंने लोगों को भी जो आगाह किया, उसके लिए उन्होंने 3 मंत्र भी दिए। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने पहले ये भी कही कि डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल इस तरह से पूछताछ नहीं करती है। तो उन्होंने फिर इसके लिए लोगों को बचने के लिए 3 कदम बताए। पहला कदम है कि आपको डिजिटल सुरक्षा के जो 3 चरण हैं, पहला है रुको, सोचो और एक्शन लो। यानी कॉल आते ही पहले रुको, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग करें। इसकी जो साइबर क्राइम की एजेंसी है उससे साझा करें। और दूसरा चरण है सोचो। क्यों? कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी नहीं देती और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, तो ना ही ऐसे लोगों की पैसे की मांग करती है। तो फिर इससे डरने की क्या जरूरत है? तो अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और फिर तीसरा चरण है एक्शन लो, यानी आपको अब इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन के लिए उन्होंने जो सरकार की एजेंसीज बनी हुई हैं विशेष तौर से साइबर क्राइम से रिलेटेड, उनको जानकारी दें। तो ये एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो आज प्रधानमंत्री ने की। श्रोताओं, डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग
आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने संस्कृति की बात करी। प्रधानमंत्री ने आज बताया कि कुवैत में रामायण और महाभारत का अरबी अनुवाद भी हुआ। ये एक सेतु की तरह काम करता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कि विदेशों में हमारी संस्कृति के बारे में क्या हो रहा है, तो उन्होंने रूस के एक गांव का भी चित्रण किया। लेकिन मैं समझता हूँ एक बात उन्होंने और कही जो एनिमेशन से संबंधित थी कि छोटा भीम जो हमारे टेलीविजन पर शुरू हुआ था, जिसको बच्चे तो हमारे देखते ही देखते थे, अब वो पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है। तो ये कई ऐसे उन्होंने बात की भी कि ढोलकपुर का ढोल हो, चाहे फिर वो हमारे और कृष्णा हो, हनुमान हो, मोटू पलटू का उन्होंने भी जिक्र किया। तो आज बच्चों से भी इस तरह से संवाद हो रहा था कि एनिमेशन बच्चों के लिए जिस तरह से है, तो ये भी एक चर्चा उन्होंने की थी। और इसी कड़ी में जो गेमिंग स्पेस के बारे में भी उन्होंने बात की थी, क्योंकि भारत में जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं और दुनिया में इस प्रकार से जो बन रही हैं। तो ये जो चर्चा बीच में हम कर रहे थे उसके बारे में, इसमें एक और बात रह ना जाए, वो जम्मू कश्मीर की जो एक फिरदौसा बशीर है, ये अनंतनाग में रहने वाली एक ये कैलीग्राफी करती है, तो उसकी कैलीग्राफी की भी चर्चा प्रधानमंत्री की और कहा कि ये जो हमारा संस्कृति है उसको भी उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया है और इस तरह की एफर्ट जो है वो गोपीनाथ कोई उधमपुर में है वो भी कर रहे हैं। तो ये जो कल्चर को, हमारी संस्कृति को और हमारी धरोहर को बचाने का और उसको आगे बढ़ाने का है, तो उनका जो सारंगी बजाने का हुनर है उसकी भी चर्चा की हम देखिए हमने प्रधानमंत्री ने की थी। और जब ये बात कर ही रहे थे अपनी देश की संस्कृति और किस तरह से हमारे भारत में तो हो ही रही है, उसी कड़ी में जो फोक डांस है, डॉक्टर वैकुंठम जो इस तरह से चेरियल फोक आर्ट है उसको जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत के भी और लोगों की भी चर्चा किया। लेकिन जब बात आई विदेशों में क्या हो रहा है, तब उन्होंने उस कड़ी में हमें ये बताया कि जब वो लाओस में गए थे तो वो नवरात्रि का समय था। उस समय वहां पर उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा ये जो फलक फलम यानी रामायण ऑफ लाओस जिसको कहते हैं, उसका एक मंचन किया स्टेज पर। और ये उन कलाकारों को भी प्रधानमंत्री के साथ हमने देखा चित्र में भी। तो ये जो चीज हुई थी, तो रामायण इसी तरह से कुवैत में ये जो श्री अब्दुल अमन बरून है वो ट्रांसलेट किया उन्होंने रामायण और महाभारत को अरेबिक में। तो ये सारी चर्चाओं के दौरान ही फिर ये बात आई थी कि ये जितना प्रयास हो रहा है बाहर भारत की संस्कृति और धरोहर को आगे बढ़ाने का और उससे जो प्रेरणा मिलती है, उसी कड़ी में पेरू के उन्होंने एक की बात की थी, एलामिंडा इंडा गार्सिया का। ये जो है ये भारतनाट्यम पढ़ा रही हैं नौजवानों को पेरू में। तो भारत का जो क्लासिकल डांस है उसको किस तरह से वहाँ पॉपुलर किया जा रहा है, ये सारे उन्होंने विदेश में किस तरह से ये सारी चीजें भारत की संस्कृति को आगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सब लोगों को कहा कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो कल्चरल इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए हैशटैग कल्चरल ब्रिजेस इस नाम से ये उन्होंने कहा कि इसको हम और आगे प्रमोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा जाता है हर बार कि फिटनेस को लेकर के कि लोग उस पर ध्यान दें और उनका भी खासा जोर है। इस बार भी उन्होंने फिटनेस को लेकर बात करी है, फिट इंडिया के बारे में उन्होंने कहा। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? फिट इंडिया अब जो है ये भी एक मास मूवमेंट बन गया है। तो खेलों के बारे में जो फिटनेस इंडिया की बात है, ये भी लगभग प्रधानमंत्री हर एपिसोड में नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। तो फिटनेस के लिए उन्होंने कहा कि परिवार के लोग भी जो हैं फैमिली फिटनेस आवर 1 घंटा निकालें और उसमें फैमिली के लोग जो हैं वो सभी प्रकार से अपने आप को फिट रखने के बारे में जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो करें और ये सब अपने जो अनुभव हैं वो साझा करें हैशटैग फिट इंडिया पर। श्रोताओं, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के विचार हमें एक नई प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम ने आपके अंदर भी कुछ नया करने का जज्बा जगाया होगा। त्योहार के समय में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाएं और मिलकर देश की प्रगति में योगदान दें। अशोक टंडन जी, आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।